गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि मीन्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हमारा जो लंग्स है ये थोरैक्सिक कैविटी में बंद है। थोरैक्सिक कैविटी चारों तरफ से एयर टाइट बंद है। यहाँ आगे की ओर उरोज थैली, पीछे की ओर थोरैक्सिक वर्टिब्री और ये लेटरल साइड में रिब्स होती है। यहाँ पे रिब्स होती है और नीचे की तरफ प्लेट के समान स्ट्रक्चर डायफ्राम होती है और ऊपर नेक। इस तरह से हमारा पूरा थोरैक्सिक कैविटी चारों तरफ से एयर टाइट बंद होती है। इसमें नाक को छोड़ करके और किसी तरफ से हवा तक प्रवेश नहीं कर सकती है। फेफड़े में किस तरह से हवा प्रवेश करेगी और किस तरह से निकलेगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि आपको कल बताया गया था कि फेफड़े में बार बार हवा भरना तथा निकालने की क्रिया को ही ब्रीदिंग या सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये देखेंगे आप, पहले बच्च भाग का वो बनाएंगे आप। ये पसलियां हैं, ये आगे की हड्डी स्टर्नम या उरोस्टी है। यहाँ हमने सभी पसलियां नहीं दिखाया है। हमारे पास 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। हम यहाँ पे पूरा नहीं दिखाएंगे, नहीं तो फिगर में पूरा दिखेगा नहीं, स्पष्ट नहीं होगा। ये देखें, नीचे की तरफ बताया हमने आपको कि यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन में डोम शेप्ड ये डायफ्राम है, तंतुपट या डायफ्राम। इस तरह से, और इसमें इस तरह से व्यवस्थित मसल होती हैं पसलियों के बीच में। इनके कांटेक्ट होने से या सिकुड़ने से हमारी बच्च गुहा बाहर की ओर या ऊपर की ओर फैलती है, जिससे इसके अंदर का आयतन बढ़ जाता है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इस मसल के एंटागोनिस्टिक एक्शन करने वाली उल्टी दिशा में मसल लगी होती है। इस तरह से इसके कांटेक्ट होने से, सिकुड़ने से सीना आपका दब जाएगा। इसे कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और डायफ्राम जो होता है ये इस तरह से
मसल से जुड़ा होता है, इसे कहते हैं रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम। इनके एक्शन से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्रिया होती है। अब हम लोग इसमें से एक एक करके जानेंगे। इन एक्सपायरेशन, इन इंस्पायरेशन, इन इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के समय आप देखें क्या क्या क्रियाएं होती हैं। इंस्पायरेशन मीन्स जब हवा अंदर जाना, हवा अंदर कब जाएगी ये समझेंगे आप। इंस्पायरेशन के समय ये डायफ्राम की रेडियल मसल कांटेक्ट करती हैं, जिससे ये इस तरह सीधा हो जाता है, और सीधा होने से इस बक्ष गुहा का आयतन लंबाई में बढ़ जाता है, और जब आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा। उसी समय एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कांटेक्ट करती है, जिससे सीना थोड़ा सा फूल जाता है। इस तरह इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और इसके अंदर का प्रेशर घट जाता है। अंदर प्रेशर घट जाता है तो बाहर की हवा नोक के रास्ते फेफड़े में प्रवेश करती है। इस क्रिया को ही इंस्पायरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट दूसरा स्टेप इन एक्सपायरेशन। इन एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के समय यही क्रिया थोड़ा सा उल्टा होगी और इस एक्सपायरेशन की क्रिया हो जाएगी। क्या होगा देखिए आप, उस समय ये रिलैक्स कर जाएगी, ये कांटेक्ट करेगी इंटरनल इंटरकास्टल मसल, ये सीने को आपके अंदर की ओर दबा देगी, और डायफ्राम की मसल, डायफ्राम की रेडियल मसल रिलैक्स कर जाएगी और डायफ्राम डोम से अंदर की तरफ इस तरह धंस जाएगा, जिससे बक्ष गुहा का आयतन, थोरैक्सिक कैविटी का आयतन घट जाएगा। और जब अंदर का आयतन घटेगा, दबाव पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो नाक के रास्ते हवा बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार एक्सपायरेशन की क्रिया हो जाएगी। इसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इस तरह से आप फिगर बना लेंगे और इसके बारे में दिया गया होगा, बुक से देख करके इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 786 क्रिया विधि हमने इसके पहले आपको कल पढ़ाया था, स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन, और इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे।